दोस्तों, क्या टाइटैनिक जहाज पर सवार सभी लोगों को बचाया जा सकता था? टाइटैनिक जहाज की घटना में जान से हाथ धोने वालों की मौत का जिम्मेदार कौन? उस समय के सबसे लग्जरियस जहाज टाइटैनिक का टिकट प्राइस क्या था? इस जहाज के मलबे को समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया अभी तक? और क्यों टाइटैनिक का मलबा 20 से 30 साल बाद गायब हो जाएगा? इस घटना को हुए 112 साल हो चुके हैं। 112 सालों से ये महासागरों की गहराइयों में समाया हुआ है। ये अपने टाइम का सबसे विशालाकाय जहाज था, जिसकी फैसिलिटी एक 5 स्टार होटल को भी पीछे छोड़ दे। इसमें रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, जिम और कई अन्य मनोरंजन सुविधाएं शामिल थीं। इसके बारे में एक बात और कही जाती थी कि ये कभी ना डूबने वाला जहाज है, यानी अनसिंकेबल। परंतु यह अनसिंकेबल जहाज आइसबर्ग से टकराने के बाद मात्र 2.5 घंटे में ही डूब गया, और इसने एक ऐसा मंजर दिखाया जिससे इस समुद्री जहाज के इतिहास की सबसे भयानक घटना बन गई, जिसने 1500 लोगों को मौत की नींद सुला दिया। तो दोस्तों, आइए चलते हैं टाइटैनिक जहाज के सफ़र पर और देखते हैं इसके निर्माण से लेकर इसके टकराने तक की पूरी कहानी को। और साथ में ये भी कि अगर वर्तमान में ऐसी घटना होती है तो क्या अब हम इतने आधुनिक हो गए हैं कि बिना एक जान गंवाए सभी को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत होती है 31 मार्च 1909 को। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने उस समय के सबसे बड़े जहाज को बनाने का काम आयरलैंड की बॉल्प और हरलैंड शिपयार्ड कंपनी को सौंपा। इस जहाज के निर्माण की खास बात यह थी कि इस जहाज की बॉडी को 16 अलग अलग कंपार्टमेंट में बांटकर बनाया गया, ताकि अगर किसी वजह से ये जहाज कहीं टकरा जाता है और इसके नीचे वाला भाग डैमेज भी हो जाता है तो ये जहाज तब तक नहीं डूबेगा जब तक कि इसके 4 कंपार्टमेंट से ज़्यादा में पानी नहीं भर जाता। और एक साथ 4 कंपार्टमेंट का टूटना लगभग इम्पॉसिबल था, इसलिए इसको अनसिंकेबल शिप कहते थे। इस जहाज को 3000 वर्कर्स ने मिलकर 3 साल में बनाया, जिसकी लागत उस समय $8 मिलियन आई। अगर आप इस लागत को वर्तमान से कंपेयर करें तो ये $150 मिलियन के बराबर होगी। इस जहाज की ऊंचाई 175 फीट यानी 17 मंजिला ऊंची इमारत के बराबर, और इसमें 3 फुटबॉल मैदानों के जितनी जगह थी। वहीं इस जहाज को चलाने के लिए हर दिन 800 टन कोयले की खपत होती थी, और इस जहाज का हॉर्न इतना तेज था कि उसकी आवाज को 11 मील की दूरी से भी सुना जा सकता था। टाइटैनिक 1912 में पूरी तरह बनके तैयार हो गया। अब बारी थी इसको यूज करने की। लेकिन आपको बता दें कि किसी भी जहाज को यूज करने से पहले उसका टेस्ट किया जाता है। टाइटैनिक का पहला टेस्ट 2 अप्रैल 1912 में किया गया, जो कि पूरी तरह सफल रहा। टेस्ट के 8 दिन बाद यानी 10 अप्रैल को इस जहाज का पहला सफर इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के बीच तय किया गया। कंपनी ने बड़े ही जोर शोर के साथ इसका प्रचार किया। उस समय के हर अखबार और न्यूज़ चैनल पर इसी की चर्चा थी। और हो भी क्यों ना, टाइटैनिक उस समय का सबसे बड़ा और सबसे लग्जरियस जहाज जो था। लोग बड़ी उत्सुकता से 10 अप्रैल का इंतजार कर रहे थे। काफ़ी बड़ी संख्या में टाइटैनिक के टिकट बुक हुए। अगर इसके टिकट की प्राइस की बात की जाए तो इसका टिकट 3 क्लास में बटा था, यानी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास। इसका जो फर्स्ट क्लास का टिकट था वो सबसे महंगा था, जो कि उस समय पे $4350 का। अगर इसको इंडियन करेंसी में देखें तो लगभग 3,50,000 होते हैं। वहीं सेकंड क्लास का टिकट $1750 का और थर्ड क्लास का $30 का था। और फाइनली 10 अप्रैल वो दिन आ गया। ये दिन लोगों के लिए बहुत खास था। लोग सुबह सुबह उठकर जाने की तैयारी में जुट गए। कुछ लोग जहाज को देखने जा रहे थे तो कुछ लोग अपने परिवार के लोगों को जहाज के सफर पर छोड़ने जा रहे थे। हजारों की संख्या में लोग टाइटैनिक को देखने आए। सभी यात्री बड़ी खुशी के साथ जहाज में बैठ गए। और फाइनली अब वो घड़ी आ गई जब टाइटैनिक को साउथहैम्पटन से अपने पहले सफर पर निकलना था। टाइटैनिक की कमान कैप्टन एडवर्ड स्मिथ संभाल रहे थे। उनके आदेश पर
जहाज अपनी पहली और आखिरी यात्रा की ओर चल पड़ता है। यात्रा के पहले 3 दिन बहुत अच्छे बीते। चौथे दिन भी सूर्य बाकी दिनों की तरह ही निकला था। सभी यात्री समुद्र की खूबसूरती और जहाज की सुविधाओं का आनंद ले रहे थे। उन्हें इस बात का दूर दूर तक कोई अंदाजा नहीं था कि उनके साथ आज रात क्या होने वाला है। हल्के हल्के दिन ढलने लगा और अंधेरा छा गया। टाइटैनिक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आइसबर्ग की ओर बढ़ रहा था। उस रात की खास बात ये थी कि उस रात समुद्र बड़ा ही शांत था और आसमान में चांद भी नहीं निकला था। इस वजह से निगरानी पर बैठे गार्ड को ज़्यादा दूर का नहीं दिख रहा था। आपको बता दें कि पहले के समय में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि ये पता किया जा सके कि जहाज के आगे क्या आ रहा है। इसलिए 2 गार्ड को क्राउस नेस्ट में बैठाया जाता था। क्राउस नेस्ट जहाज के आगे वाले भाग में ऊंचाई पर एक छोटा सा प्लेटफार्म बना होता था जिसमें कि 2 गार्ड को बैठाया जाता था ताकि अगर जहाज के सामने कुछ आता है तो वो उसकी जानकारी सिर्फ कंट्रोलर को दे सकें। जैसा कि हमने आपको बताया कि उस रात चांद नहीं निकला था, इसलिए क्राउस नेस्ट में निगरानी पर बैठे 2 गार्ड, जिसमें से एक का नाम फ्रेडरिक फ्लीट था, वो दोनों अंधेरे कारण ज़्यादा दूर तक नहीं देख पा रहे थे। अचानक से फ्रेडरिक फ्लीट को अपने सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग दिखता है। वो तुरंत इमरजेंसी घंटी को 3 बार बजाता है और फिर फ़ोन उठाकर शिप कंट्रोलर को फ़ोन करता है कि जल्दी से जहाज को मोड़ो, जहाज के आगे एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है। तुरंत जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ने का आदेश दिया जाता है, परंतु अब बहुत देरी हो चुकी थी। आइसबर्ग जहाज के बहुत नज़दीक आ चुका था, जिस वजह से जहाज को पूरा मोड़ने से पहले ही जहाज का राइट वाला हिस्सा आइसबर्ग से जा टकराया। ये टक्कर इतनी ज़्यादा तेज थी कि सभी यात्री डर गए कि अचानक से क्या हुआ। कैप्टन स्मिथ तुरंत ये देखने पहुंचे कि जहाज को कितना नुकसान हुआ है इस इम्पैक्ट से। उन्होंने देखा कि जहाज के टकराने से 6 कंपार्टमेंट डैमेज हो चुके हैं और उनमें पानी भरना भी शुरू हो गया है। कैप्टन स्मिथ ये देखकर हैरान रह गए क्योंकि अनसिंकेबल जहाज अब कुछ घंटों में ही डूब जाएगा। जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि ये जहाज तब तक नहीं डूबेगा जब तक कि इसके 4 कंपार्टमेंट से ज़्यादा में पानी नहीं भर जाता, क्योंकि इस टकराव से जहाज का राइट वाला हिस्सा आइसबर्ग के साथ घिसड़ता चला गया, जिससे कि 6 कंपार्टमेंट डैमेज हो गए, जिसका सीधा मतलब था कि अब ये अनसिंकेबल जहाज समुद्रों की गहराइयों में समा जाएगा। टकराने के 20 मिनट बाद यानी 12 बजे कैप्टन स्मिथ रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप को इमरजेंसी सिग्नल भेजने का आदेश देते हैं ताकि अगर कोई जहाज उनके आसपास होगा तो वो उनकी मदद के लिए आ जाएगा। लगातार 20 मिनट तक जैक फिलिप इमरजेंसी सिग्नल भेजते रहते हैं, परंतु उन्हें कोई जवाब नहीं आता। उसी समय अन्य क्रू मेंबर्स फ्लियर्स को भी छोड़ते हैं इस उम्मीद से कि आसपास कोई जहाज उन्हें देखकर उनकी मदद के लिए आ जाएगा। 20 मिनट के बाद यानी 12:20 पर आरएमएस कारपेथिया जहाज का रेडियो ऑपरेटर टाइटैनिक से आ रहे इमरजेंसी सिग्नल को कैच कर लेता है और वो जैक फिलिप से बात करने के बाद बोलता है कि हम आप लोगों की मदद के लिए टाइटैनिक की ओर आ रहे हैं। समस्या ये थी कि कारपेथिया जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर की दूरी पर था और अगर ये अपनी टॉप स्पीड से भी चलकर टाइटैनिक की ओर जाता है तब भी इसको टाइटैनिक तक पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लगेगा। कैप्टन स्मिथ अब यह आदेश देते हैं कि लाइफ बोट में यात्रियों को बैठाकर समुद्र में उतारा जाए। लाइफ बोट एक छोटी नाव होती है जिन्हें जहाज के अंदर रखा जाता है ताकि जहाज की दुर्घटना होने पर लाइफ बोट में यात्रियों को बैठाकर उन्हें बचाया जा सके। टाइटैनिक जहाज में प्रोटोकॉल के अनुसार 40 लाइफ बोट होनी चाहिए थी, परंतु टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी ने टाइटैनिक में 20 लाइफ बोट को ही रखा क्योंकि उनका कहना था कि जब ये टाइटैनिक जहाज कभी डूब ही नहीं सकता तो फिर इसमें लाइफ बोट की क्या जरूरत। इसलिए केवल 20 लाइफ बोट को ही रखा गया और एक लाइफ बोट में 60 से 65 लोग ही बैठ सकते थे, यानी सभी लाइफ बोट में 1200 से 1300 लोग आ सकते हैं और इस समय मौजूद हैं जहाज पर 2200 लोग। 12:40 पर पहली लाइफ बोट को समुद्र में उतारा गया।
प्रोटोकॉल ये रखा गया कि पहले बच्चों और औरतों को लाइफ बोट में बैठाया जाएगा। अगर बात करें यात्रियों की तो उन्हें ज़्यादा चिंता नहीं थी। वो तो यहाँ तक बोल रहे थे कि क्या ज़रूरत है लाइफ बोट को समुद्र में उतारने की, ये तो अनसिंकेबल जहाज है। इस वजह से पहली लाइफ बोट में करीब 65 लोग आ सकते थे, परंतु 30 लोग ही पहली लाइफ बोट में गए। आधी से ज़्यादा लाइफ बोट खाली ही नीचे उतरी, परंतु हल्के हल्के 6 कंपार्टमेंट पूरी तरह से पानी से भर गए, जिस कारण जहाज का पीछे वाला हिस्सा अब पानी से बाहर आ गया। और जब लोगों को ये एहसास हुआ कि ये जहाज तो डूब जाएगा, फिर क्या था, पूरे जहाज में भगदड़ मच गई। लोग लाइफ बोट में बैठने के लिए लड़ने लगे, परंतु समस्या ये थी कि जहाज पर लाइफ बोट की भारी कमी थी और यात्री हर हालत में लाइफ बोट में बैठकर अपनी जान बचाना चाहते थे। फाइनली आखिरी लाइफ बोट को समुद्र में उतारा गया, परंतु अभी भी जहाज में 1500 लोग मौजूद हैं। सभी बुरी तरह से डरे हुए थे, सभी को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने दिख रही थी। 2:20 तक जहाज का झुकाव इतना ज़्यादा हो गया कि जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। जहाज का आगे वाला हिस्सा अब पानी में पूरी तरह से समा गया और पीछे वाला हिस्सा भी हल्के हल्के पानी में डूबने लगा। और जो लोग पानी में गिर रहे थे उनकी मौत ठंड यानी हाइपोथर्मिया की वजह से कुछ मिनटों में ही हो जा रही थी, क्योंकि पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था। हाइपोथर्मिया तब होता है जब शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अचानक कम हो जाए, जिस वजह से शरीर के अंग काम करना बंद कर देते हैं और जिससे कुछ मिनटों में ही मौत हो जाती है। और अब जहाज का पीछे वाला हिस्सा भी पानी में समा गया और 1500 लोग बुरी तरह से मारे गए। दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि इन 1500 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन, क्योंकि अकेले कैप्टन स्मिथ को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया था कि शिप पर प्रोटोकॉल के अनुसार 40 लाइफ बोट होनी चाहिए थी, परंतु कंपनी के ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से 20 लाइफ बोट को ही रखा गया, क्योंकि कंपनी के मेंबर्स का कहना था कि ये तो अनसिंकेबल शिप है, इसमें लाइफ बोट की क्या जरूरत। इनकी दूसरी गलती स्पीड को कम ना करना था, क्योंकि टाइटैनिक अटलांटिक महासागर से होकर जा रहा था, जहां मौजूद थे बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ यानी आइसबर्ग। और इसकी चेतावनी भी टाइटैनिक को कई बार मिली, क्योंकि अटलांटिक महासागर में मौजूद दूसरे शिप कम्युनिकेशन के माध्यम से ये बताते रहते हैं कि किस जगह पर आइसबर्ग मौजूद हैं। और टाइटैनिक ने इसको अवॉइड करने के लिए 7 बार अपनी डायरेक्शन को भी चेंज किया, परंतु अपनी स्पीड को कम नहीं किया, जिसका कारण ये था कि कैप्टन स्मिथ पर स्टारलाइन कंपनी के चेयरमैन ने दबाव बनाकर रखा कि उन्हें कैसे भी करके 6 दिन के अंदर न्यूयॉर्क पहुंचना है, जिससे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सके कि टाइटैनिक सबसे कम समय में साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क पहुंचने वाला जहाज है। इसमें गलती तो कई लोगों की रही, परंतु इसका भुगतान 1500 यात्रियों को अपनी जान देकर करना पड़ा। उधर जहाज के डूबने के 1 घंटे बाद यानी 4 बजे RMS कार्पेथिया जहाज टाइटैनिक के पास पहुंचता है, परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। ये जहाज उन लोगों को तो बचा लेता है जो लाइफ बोट में बैठकर जहाज से निकल गए थे। करीब 700 लोग थे। क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी और बहुत खतरनाक थी, इसलिए इसने समुद्री कानूनों को बदल कर रख दिया। नए कानून बनाए गए, जिसमें से एक ये था कि चाहे कोई भी जहाज क्यों ना हो, उसमें पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट रखी जाएंगी। वर्तमान में अगर कोई ऐसा हादसा होता है तो इतने लोगों की जान नहीं जाएगी, क्योंकि अब पर्याप्त मात्रा में जहाज़ों पर लाइफ बोट मौजूद होती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि टाइटैनिक के मलबे को समुद्र से बाहर क्यों नहीं निकाला गया अभी तक। इसके 2 कारण हैं। पहला, इसको निकालने में बहुत खर्च आएगा, उतने में तो एक नया टाइटैनिक बन जाएगा। और दूसरा, ये इतनी गहराई में है कि इसको निकाल पाना लगभग असंभव है। वहीं आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका मलबा 20 से 30 साल बाद गायब हो जाएगा। दरअसल समुद्र में मौजूद बैक्टीरिया इसको बहुत तेजी से खाकर नष्ट कर रहे हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ऐसी और वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों, फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में।